हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, करंटली हम लोग डीकंस्ट्रक्शन कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है डीकंस्ट्रक्शन की, और जो सेकेंड वीडियो है डीकंस्ट्रक्शन की जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट डेरिडा। डेरिडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सो जैक डेरिडा, he was a French philosopher born in Algeria, a name associated with deconstruction. Derrida's American disciples were Geoffrey Hartman, Paul Deman and J. Hillis Miller. तो यार समझाने का कुछ नहीं है, सिंपली ये आपको नोट्स बना के इसको मेमोराइज करना पड़ेगा. He developed the philosophy of deconstruction, which he utilized in a number of his texts and which was developed through close readings of the linguistics such as Ferdinand de Saussure and Huxleyan and Heideggerian phenomenology. So phenomenology से भी इन्होंने बहुत कुछ लिया है, linguistics से भी इन्होंने कुछ लिया है, and taking all those things together उनका deconstruction का जो theory है वो वही से निकलता है या वहीं से इवॉल्व होता है, राइट. उसके बाद देयर इज नथिंग आउटसाइड टेक्स्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत फेमस स्टेटमेंट है डेरिडा का, जहाँ पे डेरिडा सेज कि देयर इज नथिंग आउटसाइड टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, जो है टेक्स्ट के अंदर ही है. मीन्स लिटरेचर एनकम्पासेस ऑल कल्चरल आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल द वैल्यूज, पावर रिलेशंस एंड वेज ऑफ सीइंग रिफ्लेक्टेड इन दोज आर्टिफैक्ट्स. देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट ब्रॉडली कन्विंस्ड. यानी कि जो वैल्यूज है, पावर रिलेशन है, कल्चर है, वेज ऑफ सीइंग, परसेप्शन, सब टेक्स्ट के अंदर ही है, टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, राइट. आप जो समझते हो, कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ, सोसाइटी, ये सारा तो टेक्स्ट के अंदर से ही निकलता है, टेक्स्ट के बाहर तो कुछ नहीं है, राइट. यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दैट इज इन द टेक्स्ट. सो इसीलिए उन्होंने कहा है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. जितना जो भी इक्वेशंस है, जो रिलेशनशिप्स है, जो हायरार्कीज है, जो सब बन रही है, वो टेक्स्ट के अंदर ही बन रही है. सो जैक डेरिडा's work received some criticism from analytical philosophers like John Searle. So philosophers like John Searle ने उनको वर्क को क्रिटिसाइज किया था या उन पे फर्दर कमेंट्स ऐड किए थे डेरिडा के वर्क्स पे. ही इज रिलेटेड टू द फ्लेमिश पोएट जैन वैन बियर्ड्स. सो इस पेज में आप जो जो देख रहे हो, 70% चीज़ें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ली गई है, राइट. 70% चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है इस पेज में सिर्फ. अभी तो पूरा लेक्चर बाकी है. सो दैट इज़ वाई आई कीप सेइंग कि द लेक्चर्स आर स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स. ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं metaphysics of presence. According to Derrida in Western philosophy, the presence is prioritized, but he rejects it because the presence cannot be understood without the absence. So जब भी आप डेरिडा की बात करोगे, metaphysics of presence is something which is a term associated with him, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. डेरिडा वेस्टर्न फिलॉसफी को सेंटर करके ये टर्म का कॉइनेज कर रहे हैं. उनका कहना है कि वेस्टर्न फिलॉसफी इज प्रायोरिटाइजिंग द प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट जो है, जो दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं उसको, और वो एब्सेंस को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करता है. बट अकॉर्डिंग टू डेरिडा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट विदाउट कंसिडरिंग द एब्सेंस और विदाउट टेकिंग इनटू इम्पोर्टेंस द एब्सेंस. बिना एब्सेंस के आप प्रेजेंट नहीं समझ सकते हो. फॉर इंस्टेंस, अगर आप डे टाइम में हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि नाइट क्या होता है, तो आपको डे के बारे में क्या पता चलेगा? आपको तो लगेगा ये एक ही स्टेट है. बट अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट नाइट दैट समथिंग कॉल्ड नाइट एग्जिस्ट, डे का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं बचता है, राइट. इन द सेम वे, अगर आपको स्पीच और राइटिंग दो चीज़ें होती है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप कैसे एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अगर आप स्पीच सुन रहे हो, ठीक है, सो इफ़ यू आर प्रेजेंट में, अगर आप स्पीच सुन रहे हो और आपको पता है राइटिंग कुछ एग्जिस्ट करती है, तो तभी तो आप इस स्पीच को प्रायोरिटाइज कर पाओगे. अगर आपको लगता है स्पीच में ही सब कुछ होता है, थिंग कॉल्ड राइटिंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप राइटिंग को इंपॉर्टेंस कैसे दोगे? बाइनरीज का जो हम बात करते हैं, जब भी हम डीकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन इज द आउटकम ऑफ द बाइनरीज. ठीक है, अगर आपने डीकंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा हो, जो आई बटन में यहाँ पे आ रहा है, वो नहीं देखा आपने, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा.
डिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बाइनरीज पे बेस करके चलता है. इफ़ यू आर सीइंग अ डेड बॉडी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, सो अगर आपको पता ही नहीं है कि लाइफ कुछ होता है तो आपको डेथ के बारे में क्या पता चलेगा. या अगर आप यू आर लिविंग, अगर आपको डेथ के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है तो हाउ वुड द लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ मैटर टू यू. सो प्रेजेंस इज नॉट एवरीथिंग. अकॉर्डिंग टू डेरिडा, you cannot understand presence without knowing about the absence or without understanding the absence, right. उसके बाद there is a rejection of the notion of metaphysics of presence. वही उन्होंने जो presence, metaphysics के presence के notion को जो उन्होंने reject किया था. The desire for immediate access to meaning privileges presence over absence. So immediate access to meaning यानी कि जो हो रहा है मुझे अभी समझ लेना है, ये टेंडेंसी अगर किसी की है तो द पर्सन विल प्रिविलेज प्रेजेंस ओवर एब्सेंस, विच इज अकॉर्डिंग टू डेरिडा रॉन्ग. ठीक है. उसके बाद द फ्लीटिंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज क्रिएटेड थ्रू द प्ले ऑफ डिफरेंस एंड डिफरेंस. अब ये डिफरेंस और डिफरेंस के बीच में जो प्ले होता है उससे मीनिंग जनरेट होती है. अब ये डिफरेंस क्या है और डिफरेंस क्या है. डिफरेंस मतलब व्हेन टू थिंग्स आर डिफरेंट, एकदम मतलब दोनों के बीच में एकदम स्टैंडर्ड एक डिफरेंस है. ठीक है. जैसे गुड और बैड, दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, दोनों बहुत अलग चीज़ें होती है, दैट इज डिफरेंस. अब डिफरेंस क्या है. डिफरेंस वो चीज़ है जब ये गुड और बैड का जो मीनिंग है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, एक नहीं रहेगा. मे बी आपके लिए जो गुड है किसी और के लिए बैड है, और किसी और के लिए जो बैड है वो आपके लिए गुड है. तो दिस इज योर डिफरेंस विद द मीनिंग कीप्स चेंजिंग. अभी आने वाले टाइम में हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, पर आप इतना समझ कर रखो. डिफरेंस मतलब जब आप गुड और बैड के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन, एक क्लियर डिफरेंस कर देते हो. लेकिन डिफरेंस वो होता है जब आप दो चीज़ों को, जैसे गुड और बैड का मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, या कॉन्स्टेंटली इवॉल्व नहीं बट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है मीनिंग, राइट. सो दैट इज योर डिफरेंस. ओके. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है. मेटाफिजिक्स इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग हायरार्कीज एंड ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेशन इन द वेरियस ड्यूअलिज्म दैट इट एनकाउंटर्स. सो मेटाफिजिक्स में क्या होता है, हायरार्कीज भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और सबऑर्डिनेशन में हायरार्की कब आती है, व्हेन वी प्रायोरिटाइज प्रेजेंस ओवर द एब्सेंस. हायरार्की. सबऑर्डिनेशन बिकॉज वी आर ओवरलुकिंग द एब्सेंस और वी आर नेग्लेक्टिंग, रिजेक्टिंग द एब्सेंस. So that makes it the subordination thing. So hierarchy और subordination ये दोनों आ गया. So this was your metaphysics of presence as given by Derrida. उसके बाद क्या, structure, sign, play in discourse of the human sciences, 1966 का ये वर्क है. It was a lecture presented at John Hopkins University on 21st October 1966 by philosopher Jack Derrida. Epigraph to this work which reads, we need to interpret interpretations more than to interpret things. ये जो epigraph था इस वर्क का, that was taken from the वर्क ऑफ मॉन्टे. आपको पता होगा, इट वॉज एसेइस्ट. ठीक है, माइकल दी मॉन्टे. सो ये आपका स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बने हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला पॉइंट आई गेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ नॉर्मल इन जनरल इंफॉर्मेशन है, राइट. उसके बाद ये आपको डेरिडा की जो टर्म्स है अब ये दिखेगी. डेफरल ऑफ मीनिंग. पहले तो डेफरल मतलब होता है व्हेन यू पोस्टपोन्ड समथिंग. ठीक है. तो मीनिंग इज नेवर इमीडिएट, इट इज ऑलवेज डेफर्ड और पोस्टपोन्ड टू अदर सिग्निफायर्स इन अ सिस्टम. मतलब अगर आपको एक साइन का मतलब समझना है, सो इन डीकंस्ट्रक्शन देयर इज नो करेक्ट मीनिंग. द मीनिंग कीप्स ऑन इवॉल्विंग, द मीनिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, द मीनिंग कीप्स ऑन taking a different shape altogether every time you read the text. So इसीलिए the meaning is postponed to other signifiers in the system. यानी कि अगर आपको एक चीज़ समझना है तो आपको बहुत वाइड एरिया ऑफ सिग्निफायर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है. उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि सही मीनिंग निकलेगा इन डीकंस्ट्रक्शन, क्योंकि एवरी टाइम यू कीप ऑन रीडिंग अ टेक्स्ट इट टेक्स अ न्यू मीनिंग. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ मीनिंग, जहाँ पे एक चीज़ को समझने के लिए आपका बहुत वाइड नॉलेज होना ज़रूरी है, और उस इंटरप्ले से हर बार नया मीनिंग जनरेट हो जाता है. उसके बाद स्पेसिंग, जिसको फ्रेंच में स्पेसमेंट भी कहा गया है. यहाँ पे क्या होता है, द सेपरेशन अलाउस मीनिंग टू अराइज. स्पेसिंग मतलब क्या है, जब आप दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस बनाते हो. सो ये कैसे काम करता है. सपोज यू आर रीडिंग डिक्शनरी, राइट. आपको किसी भी एक वर्ड का मीनिंग चाहिए, यू विल सी डिक्शनरी कम्स अप विद 2-3 मीनिंग्स ऑलवेज. एक मीनिंग नहीं होता है. नाउ यू आर फ्री टू चूज द मीनिंग यू वांट टू चूज. एक ही वर्ड का 2-3 मीनिंग है. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स यू विल चूज द मीनिंग.
Okay, so this is how your spacing works. This was spacement or spacement by Derrida. उसके बाद trace मतलब क्या है? Because meaning is always shifting, words only hold a trace of other meanings rather than the stable fixed one. ठीक है, ट्रेस है, ओरिजिनल मीनिंग नहीं है, बस उस मीनिंग का ट्रेस है. मतलब if you want to understand day, you need to have the knowledge of night. If you want to understand night, you have to understand the meaning of day. If you know what darkness is, then only you can understand what light is. But in order to understand light, you need to know what darkness is. तो ये जो traces है जो एक चीज़ की दूसरे चीज़ में होती है, that is your trace बाई डेरिडा. ठीक है, उसके बाद अपोरिया. अपोरिया इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट term that you will find in the deconstruction, right? So aporia to refer to the unresolved difficulties a text may open up. Derrida makes use of this term. अब कोई एक टेक्स्ट में ऐसी डिफिकल्टी है जो रिजॉल्व नहीं हो रही. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. द फेमस कोट फ्रॉम हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. इसका मीनिंग आप क्या निकालोगे? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. और टेक्स्ट में भी इसका क्या कोई मीनिंग निकला? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज हैमलेट तो हमेशा इसी में फंसा रहा. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. कोई मीनिंग इसका निकला ही नहीं हैमलेट के लाइफ में भी, राइट? सो वो अनरिजॉल्व डिफिकल्टी एक टेक्स्ट की जो ओपन अप ही नहीं होती है. ओके, उसके बाद आपका आ जाता है डिफरेंस एंड डिफरेंस. नाउ डिफरेंस इज इम्प्लाइज स्टैटिक डिस्टिंक्शन. गुड एंड बैड आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस refers to the active ongoing process where meaning is simultaneously created by distinction from two words, spacing and perpetually postponed deferral. ठीक है, सो मैंने आपको जो कहा, मे बी यू आर सीइंग द इक्वेशन ऑफ गुड एंड बैड इन वन वे एंड अदर पर्सन सीज द सेम गुड एंड बैड इन अदर वे. ठीक है, सो दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाती है. उसके बाद क्या है? तो दिस इज योर डिफरेंस एंड डिफरेंस. पहला एक स्टैंडर्ड मीनिंग है और दूसरा डेरिडा यूजेस इट इन द वे ही वांट्स टू यूज इट स्पेसिफिकली, और कुछ नहीं. ठीक है, उसके बाद यू हैव तो उसके बाद यू हैव सप्लीमेंट. ना व्हाट इज सप्लीमेंट? आपने सुना होगा ना, आजकल लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं. मतलब क्या है, कोई चीज़ की डिफिशियंसी है तो उसका एक कैप्सूल खा लिया, राइट? दैट इज़ योर सप्लीमेंट. सो उससे दो चीज़ें पता चलती है. पहला कि दिस इज एडिशन. ठीक है, दिस इज एन एडिशन टू योर बॉडी. और दूसरा कि द थिंग वॉज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट इट. पहला तो एडिशन हो रहा है और दूसरा योर बॉडी वॉज इनकम्प्लीट विदाउट इट. सपोज मैं एक सेंटेंस अगर बोलूँ शी वॉज गोइंग, ठीक है, तो गोइंग का कोई सेंस नहीं बनता है. वहाँ पे मैंने बनाया शी वॉज लिविंग, मतलब वो जा रही थी. नाउ जब हम गोइंग के साथ लिविंग को रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है? पहले पता चलता है कि न्यू थिंग इज एडेड टू दिस sentence, addition, and second is that the sentence was incomplete without the word living. दो perceptions यहाँ पे निकल के आती है. Now Jacques Derrida's concept of supplement is a central pillar of deconstruction, describing something that acts as both an addition to and substitute for an original entity. I hope you understand it, revealing that the original was never actually complete. राइट, सो दिस इज योर सप्लीमेंट. उसके बाद अंडर इरेजर. आई लव दिस अंडर इरेजर थिंग. ठीक है, अभी अंडर इरेजर क्या होता है? सपोज यू रोट अ सेंटेंस और आपने एक वर्ड कट कर दिया और उसके पास कोई और वर्ड लिखा, लेकिन कटा हुआ वर्ड ऐसे कटा हुआ है कि वो कोई भी पढ़ सकता है. ठीक है, क्यों होता है ये? सपोज यू आर राइटिंग अ लेटर टू समवन. ठीक है, यू आर राइटिंग आई लव यू, यू कट द वर्ड लव, आप लव के बाद हेट बैठाते हो और वहाँ पे लिखते हो आई हेट यू. सो द पर्सन हु इज रीडिंग दिस लेटर विल नो दैट यू रियली लव दैट पर्सन, बट यू मे बी कैनॉट से इट. दैट्स वाई यू आर कटिंग द लव, बट यू आर कटिंग इट इन अ वे कि वो इंसान इसको पढ़ पाए, और आप पास में हेट बैठा के उसको आप भेज रहे हो. ठीक है, सो हियर यू वांट टू से समथिंग विदाउट सेइंग इट, बट यू वांट टू से इट. ठीक है, सो अंडर इरेजर, अ टेक्निक adopted by Jack Derrida from Martin Heidegger, means writing a word, crossing it out, yet leaving it legible. It signifies that a term is adequate yet necessary, used to show a concept is flawed or unstable but essential for communication. ठीक है, एग्जाम्पल आई एम अनहैप्पी. शायद मेरा अनहैप्पी बोलना किसी के लिए डिस्टर्बिंग लगे तो मैंने उस अनहैप्पी को काट के हैप्पी लिख दिया, बट अन इज देयर एज इफ इट इज सिग्निफाइंग कि हाँ प्रॉब्लम तो है. ठीक है, बट मे बी द पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू से इट. ओके, उसके बाद दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ डेरिडा.
ओके और यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हो कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो है दैट वाज रिटन बाय योर दैट वाज ट्रांसलेटेड बाय गायत्री स्पिवाक स्पिवाक वाज द ओरिजिनल ट्रांसलेटर ऑफ दिस वर्क और बाकी की वर्क्स आप यहाँ पे रोक के इसको पढ़ सकते हो. सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द येल स्कूल. सो या सी दैट एज वेल और डिकंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन भी देख लेना क्योंकि उसके बिना ये आपको कुछ समझ नहीं आने वाला. सो या थैंक you.